हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा थर्मिस्टर के बारे में कि आखिर ये थर्मिस्टर क्या होता है। ये 5वां लेक्चर होगा। अगर आपने इससे पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लो, तब आप इस टॉपिक पे आना, आपको बेहतर समझ में आएगा और हर तरह का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराऊँगा आपको। तो देखिए थर्मिस्टर क्या होता है, तो सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ ए हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इट इज़ ए हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर जो बना हुआ होता है किस चीज़ का, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। ठीक है, यानी कोई भी सेमीकंडक्टर का मटेरियल है उससे बना हुआ होता है ये, और हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से इस पर कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, जो अभी हम लोग यहाँ पे टाइप्स जब इसका पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपने क्या देखा इसका, क्या होता है ये, तो एक तरह का ये रजिस्टर है जो बना हुआ होता है किस चीज़ का, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। और रजिस्टर भी कैसा होता है, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, जो हम लोग पहले से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरह का मेनली ये होता है, एक होता है निगेटिव विथ निगेटिव माइनस अल्फा बार। तो अल्फा बार क्या हमने आपको बताया था, अल्फा बार इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिर्फ अल्फा था तो वो क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये क्या है, ऊपर में अगर डैश दे दिया गया है देन इट इज़ नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा करा था आपसे। तो देखो बोल रहा है कि अगर इसका वैल्यू निगेटिव होगा, 2 तरह से हो सकता है, या तो इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है या इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। अब तुम्हें सोचना है कि इसका वैल्यू निगेटिव कब होगा, यानी इस अल्फ़ा डैश की वैल्यू निगेटिव कब होगा। तो इसके लिए हमने पिछले के लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि T1 टेम्परेचर पे अगर रजिस्टिविटी उसका ρ1 है, T2 टेम्परेचर होने पे उसका रजिस्टिविटी अगर ρ2 हो गया, तो फिर चेंज इन रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, देन यहाँ से अल्फ़ा बार बराबर हम लोग क्या लिख लिए थे, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। अब सोच करके देखो, T1 टेम्परेचर पहले था, उस समय इसका रेजिस्टेंस ρ1 था। टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम लोग T2 किए थे, तब इसका रजिस्टिविटी की वैल्यू कितना आ गया था, ρ2। देन अब इसका वैल्यू निगेटिव कब आ सकता है, देखो तो पहले जो भी हम लोग रजिस्टिविटी की वैल्यू लिए होंगे वो पॉजिटिव था। ठीक है, 5 टेम्परेचर पे 10 था, ऐसा कुछ मान करके चलते हैं, और जब टेम्परेचर 20 किए तो उसका वैल्यू कुछ और हो गया। तो यहाँ पे देखो ये तो T2 माइनस T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 टेम्परेचर ज़्यादा था, T1 टेम्परेचर कम है, तो यह वैल्यू पॉजिटिव होगा, ρ1 की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी अब ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहा है कि इसका वैल्यू जो अल्फ़ा बार है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अब देखिए, तो अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ρ2 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ρ2 की वैल्यू ρ1 से कम होगा, तभी तो इसका वैल्यू निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए, T1 से इंक्रीज करके T2 किए, तब जो उसका रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ा नहीं, उसके बदले में वो क्या हुआ है, घट गया है। ठीक है, यानी क्या लिखा जाएगा कि रजिस्टिविटी ऐसे थर्मिस्टर का क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा आखिर कब हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है, यानी रजिस्टिविटी जैसे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया उसका रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होने लगा, डिक्रीज़ करने लगा। और दूसरा आपको पता है कि कौन सा होगा, पॉजिटिव वाले में जस्ट अपोजिट केस, यानी रजिस्टिविटी रो ऑफ सच थर्मिस्टर क्या होगा, इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कौन सा सीन यहाँ पे हो रहा है। अब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप इसका एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो एप्लीकेशन में क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन में लिखा गया है कि दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका है उसमें इसका हम लोग यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए। जो वोल्टेज में हम लोग देखते हैं कि जो भी वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, तो उस अप डाउन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक जो स्टेबलाइजर होता है आपके घर में, वह उसकी तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं।
वही यहाँ पे लिखा गया, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर चेकिंग या कंट्रोलिंग द वेरिएशंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी जो आपके वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जो वोल्टेज आपके घर में आ रहा है, उसमें जो वेरिएशन हो रहा है उसको चेक या कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी कह सकते हैं क्या कि दैट इज एज वोल्टेज रेगुलेटर्स या वोल्टेज स्टेबलाइजर्स की तरह। अब इसमें भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा ताकि बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन सके कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो इसमें अगर एग्जांपल दूँ मैं, तो जो थर्मिस्टर होता है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव होता है, ठीक है, तो हम लोग इसका यानी थर्मिस्टर्स विथ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आर यूज्ड टू अवॉइड दी, और लिख देता हूँ पहले मैं एक लाइन, आर यूज्ड टू अवॉइड द बर्निंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए टेलीविज़न ट्यूब। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यानी वैसा जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव आ रहा है। निगेटिव कब आएगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उसका रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वैसे को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो अवॉइड करने के लिए बर्निंग ऑफ फिलामेंट ऑफ ए टीवी ट्यूब, यानी आपके टेलीविज़न में जो ट्यूब है, ठीक है, उसको जलने से, यानी वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है तो हो सकता है कि जो आपका टेलीविज़न का ट्यूब है वो जल जाए। तो अगर वो उसको जलने से बचाना है तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पे एक जो ट्यूब है ऐसा, ये ट्यूब है आपका किस चीज़ का? फिलामेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब। दिस इज फिलामेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब, ठीक है, यानी जो पिक्चर ट्यूब है उसका ये फिलामेंट है। अब जब वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो ये जल ना जाए, यह वाला जो ट्यूब है अगर ये जल जाएगा तो फिर पिक्चर आपका नहीं आएगा, यानी टीवी ख़राब हो जाएगा। तो इसको अगर आपको बचाना है तो बचाना है तब हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले एक थर्मिस्टर का यूज़ कर देते हैं। अब थर्मिस्टर का यूज़ यानी इस तरह से, थर्मिस्टर का सिंबल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो इस तरह से एक ऐसे है और यहाँ पे एक कटिंग हो जाता है, ठीक है, या ये टी लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? थर्मिस्टर है। तो इसके पहले हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं, तब ये क्या करता है, मान लेते हैं यहाँ से आपने वोल्टेज को सप्लाई कर रखा था, क्लियर दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका हम लोगों ने यूज़ कर दिया तो क्या करता है ये, तो यह जो वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, चेक करने का काम करता है, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा था जिसकी वजह से यह चांसेस था कि आपका जो फिलामेंट है पिक्चर ट्यूब का वो जल जाए, तो इसके पहले जब आपने इस थर्मिस्टर को लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये भी थर्मिस्टर कैसा है और किस चीज़ में लगाए हैं, तो देख लो बिल्कुल सामने सामने यानी सीरीज़ में लगाए हैं, ठीक है। यानी एक थर्मिस्टर इज पुट इन सीरीज विथ द फिलामेंट ऑफ टेलीविज़न ट्यूब। और जब इसके बाद मान लेते हैं कि आपने वोल्टेज को दिया यानी करंट को दिया, या कह सकते हो कि जब सप्लाई वोल्टेज इज स्विच ऑन, ये मान लेते हैं कि सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे, तो जब आप इसको स्विच ऑन करते हो यानी जब आप इसको कनेक्ट कर देते हो तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो थर्मिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। थर्मिस्टर क्या है, उसका रेजिस्टेंस हाई है, हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी जब थर्मिस्टर इसका हाई रहेगा तो क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा कंसिडरेबली, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा क्योंकि निगेटिव लेकर के चले हैं, तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी नॉर्मल करंट इसके द्वारा क्या करेगा, इस फिलामेंट के द्वारा फ्लो करेगा। जब नॉर्मल करंट इसके द्वारा फ्लो करेगा तब ये जलने से बच जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो यह एक एप्लीकेशन है किस चीज़ का, थर्मिस्टर का। एक दो एग्जांपल मैं और देता हूँ, आप इसको लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं और कहाँ, तो इसका यूज़ किया जाता है जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो बाकी आप ऐसे ही याद रख लोगे
इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी नेक्स्ट में एक तो मैंने आपको समझा दिया इंटरेस्ट के लिए कि आखिर किस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिख लेंगे कि थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स, इन टेम्परेचर, अभी देख रहे थे कि टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा था, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स। नेक्स्ट में हम लोग क्या बोल देंगे कि ए थर्मिस्टर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर, यूज्ड इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स। किस चीज़ के लिए भाई? तो टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर्स, टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर्स। यानी अगर काफ़ी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो लगभग 10 केल्विन के टेम्परेचर को भी ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। ठीक है। और ये अगर बोलोगे कि कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो एज स्मॉल एज इट कैन मेजर एज स्मॉल एज 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक को ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये एक इसका यूज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वन में हम लोग इसका और भी बना सकते हैं। जो पहला पढ़े थे क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था आपके पिक्चर ट्यूब को, टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब को ये प्रोटेक्ट कर रहा था। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर यूज्ड इन प्रोटेक्टिव सर्किट्स, यानी दे आर यूज्ड इन द प्रोटेक्टिव सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, तो वो सभी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। ताकि आपका जो भी सर्किट है उसको ये क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। तो इतना काफ़ी है। ETC आपको एक या दो मेनली आ सकता है लिखने के लिए। और टेलीविज़न वाला जो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि किस तरह से करते हैं, तो क्या बोले कि पिक्चर ट्यूब के पहले हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ को? थर्मिस्टर को। तो जो भी वेरिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और इस तरह से आपका पिक्चर ट्यूब जो है वो जलने से बच जाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्मिस्टर का द एंड। अब अगला टॉपिक आपका आता है सुपर कंडक्टिविटी। मैं हटा रहा हूँ इसको, लिख लेना आप वीडियो पॉज करके। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBSE में स्पेशली इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और हर साल जनरली देखा गया है कि इससे एक क्वेश्चन टपका ही देता है। तो देखो सुपर कंडक्टर, सुपरमैन एक होता है, आपने देखा होगा सुपरमैन क्या करते हैं, या शक्तिमान देखे हो या क्रिस देखे हो, तो क्या है वो सब में वो सुपरमैन की तरह वहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। ठीक है। यानी उसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ उसके आगे शून्य पड़ जाता है। कूदना हो, उछलना हो, ट्रक को उठाना हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सुपर कंडक्टर है। यानी कंडक्टर तो है, तो सिंपली कंडक्टर में हम लोग क्या देखते थे कि रेजिस्टेंस होता था, यानी कुछ ना कुछ रोकने वाला वहाँ पे करंट को होता था। लेकिन ये सुपर है, सुपरमैन, सलमान का फैन। तो यहाँ पे क्या होगा सुपर कंडक्टिविटी में, यानी जो रेजिस्टेंस हो रहा था कंडक्टर में, रेजिस्टेंस था कंडक्टर में, वह रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहता है। अब बोलोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस ही नहीं रहे? तो पॉसिबल है, और वह भी रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। यानी टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं, तब ये क्या करता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है किसी भी कंडक्टर में, वह टेंड्स टू 0 चला जाता है, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जिस समय 0 हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टिविटी। मैं हेडिंग दे रहा हूँ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या हो गया? तो वैसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है।
और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। यानी सुपर कंडक्टर आप समझ गए, वो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि वैसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होता है, दैट इज़ नोन एज सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टिविटी का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या, दी प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच कोई भी मेटल हो गया, ये मेटल है या एलॉय है, या मान लेते हैं किसी तरह का ऑक्साइड है, या कोई पुअर कंडक्टर ही क्यों ना हो, और ए पुअर कंडक्टर, ये सब मैं लिख दे रहा हूँ बस आपको समझ में आने के लिए। कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, एलॉय हो सकता है, किसी तरह का ऑक्साइड्स हो सकता है, या कोई पुअर कंडक्टर भी हो, वह भी उस, यानी पुअर कंडक्टर में रेजिस्टेंस आप जानते हो कितना ज़्यादा होता है। एयर में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को एक लिमिटेड में रखते हैं, तब वह भी किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। जब एयर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है जो पुअरेस्ट कंडक्टर है, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो और ए पुअर कंडक्टर शोज ऑलमोस्ट कितना, जीरो रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे अभी बताएं कि एयर में भी क्या देखते हैं कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे भी एयर किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो उसी तरह से कुछ भी, एक मेटल हो या एलॉय हो, ऑक्साइड हो या पुअर कंडक्टर हो, हम लोगों ने क्या बोला कि जब काफ़ी कम टेम्परेचर को रखते हैं तो उस समय एक उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, 0 के लगभग बराबर हो जाता है। और जब वो 0 के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता है कि जो भी मेटालिक कंडक्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, साथ साथ में घट जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बहुत लो टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि 90 केल्विन के नीचे, तो जो सर्टेन मेटल्स है या एलॉयज है वो, या ऑक्साइड है, तो उसमें एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेटल्स हो या कोई एलॉय हो या ऑक्साइड हो, तो इन सभी के केस में क्या देखा गया, सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। तो अगर इसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यानी टेम्परेचर वेरी लो जब रखते हैं, इसका टेम्परेचर वेरी लो का मतलब क्या, तो मान लेते हैं कि बिलो 90 केल्विन, यानी 90 केल्विन के नीचे अगर टेम्परेचर इन सभी में रखते हैं तो क्या देखा जाता है कि देन क्या देखते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ट्रेंड कर रहा है किसको, 0 को। और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ट्रेंड्स कर रहा है 0 को, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो, वैसे को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मरकरी का, अगर मान लेते हैं मरकरी का लेकर के चलते हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर लगभग 4 केल्विन के आसपास होता है, यानी टेम्परेचर कितना, लगभग 4 केल्विन के आसपास हम लोग लेकर के जाते हैं, तब जो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, देन रेजिस्टेंस टेंड्स कर जाता है कितना का, 0 के आसपास लगभग। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मरकरी जो कि जब उसका टेम्परेचर हम लोगों ने क्या किया, 4 केल्विन के आसपास लेकर के चल गए, तो वह भी, उसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गया, यानी वह भी एक सेमी किसकी तरह बिहेव करने लगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, अब सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बार पूछ चुका है कि जो
ये होता है मरकरी, उसका आप ग्राफिकल बेसिस पे दिखाइए कि किस तरह से जीरो होता है। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये है इसका ग्राफ। ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर है इधर केल्विन में, और इधर मान लेते हैं इसका क्या है, रेजिस्टेंस, किस चीज़ में, ओम में। तो क्या देखा गया कि ऐसे तो इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे है। अब जैसे जैसे हम लोगों ने इसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो क्या देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने लगता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से घटने लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि घटते 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 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, उस समय तक हम लोग देखते हैं। यानी एक डेफिनेट कह सकते हो कि टेम्परेचर होता है, उस डेफिनेट टेम्परेचर पे उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने दिखाने लगता है, जीरो लगभग दिखाने लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक और भी टर्म आ जाता है फिर क्रिटिकल टेम्परेचर का, या ट्रांजिशन टेम्परेचर भी उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, तो वैसा टेम्परेचर यानी द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर, यानी एक वैसा टेम्परेचर जिसके नीचे जाने पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे मान लेते हैं कि मरकरी की केस में, ये किसका हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मरकरी का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो मरकरी की केस में क्या देखा गया कि टेम्परेचर ऐसे तो डिक्रीज होते रहता है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर के 4.2 केल्विन के आसपास पहुंचता है, तब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से अब आने लगा। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, पहले जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज़ कर रहे थे तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रहा था, लेकिन जब ये 4.2 केल्विन पे आता है तब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अचानक कहाँ पे पहुँच गया, जीरो पे पहुँच गया। देखो रेजिस्टेंस का एक लाइन है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.2 केल्विन पे लगभग जीरो को टेंड कर गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ इस फिगर से कि दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी ड्रॉप्स एब्रप्टली, यानी आप जो रेजिस्टेंस होता है मरकरी का वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है, और कहाँ पहुँच जाता है, जीरो पे पहुँच जाता है। कब, जब उसका टेम्परेचर हम लोग लेकर के जाते हैं बिलो 4.2 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि मरकरी की केस में जब टेम्परेचर लगभग पहुंच जाता है 4 केल्विन के आसपास, तब उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। और इसका ग्राफ आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट किस चीज़ का दे दिया, तो ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, तो क्या बोले हम इसमें कि वैसा टेम्परेचर यानी द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर। ठीक है, यानी द टेम्परेचर बिलो विच ए कंडक्टर या मटेरियल ही लिखना, कंडक्टर नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। विच ए मटेरियल बिकम्स किसकी तरह, ए सुपर कंडक्टर, ए मटेरियल बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, तो ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर नाम दे दिया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं TC से, क्रिटिकल टेम्परेचर से। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस पे बढ़ता हूँ, यानी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो क्या देख रहे हैं एप्लीकेशन में, उससे पहले एक नोट पॉइंट हमने लिखा है, क्या है कि एक सुपर कंडक्टर में, यानी इन ए सुपर कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विदाउट सेपरेशन। देखो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉलिजन नहीं होगा। कोई कॉलिजन नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें हीटिंग इफेक्ट वगैरह का भी जो सीन आ रहा था पहले, वो अब इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यह सब यानी एप्लीकेशन में क्या क्या है, तो एक लाइन और लिख दिया गया है कि नो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो पी आर जीरो, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, इट मीन्स पी की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2-3 एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है यह है कि सुपर कंडक्टर में भी यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, यानी वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर को बनाने में हम लोग सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स।
ठीक है, सॉरी सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स लिख सकते हो, सुपर कंडक्टर्स। यानी जो सुपर कंडक्टर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, क्या बोला गया कि सुपर कंडक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर को। ठीक है, दूसरा में क्या दिया गया है कि इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज वगैरह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं हाई लेवल रिसर्च पर्पस के लिए। ये दूसरा इसका एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन में क्या है कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विद। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ाते जाते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते रहता है, तो पावर का लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन जब सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आ जाएगा, तब हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे पावर की रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सुपर कंडक्टर में 0 रहेगा, तो पावर का लॉस भी कितना होगा, 0 होगा। तो पावर का लॉस 0 होगा, तो अब देखा जाएगा कि ये कब पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर सब कुछ तो इसमें हो रखा है, फिर ये जल्दी पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखो, अगर कुछ जल्दी सामने आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो नहीं प्रैक्टिकल वे में जल्दी से लाया जा रहा है। तो आखिर इसका क्या लिमिटेशन है, उसको भी आप देख सकते हो। तो एक ही लिमिटेशन है। देखो, लिमिटेशन वो हुआ क्या है कि जितने भी हम लोग इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो कब ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये तब बिहेव कर रहा है जब उसको हम लोग वेरी लो टेम्परेचर पे लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलो कि वेरी लो टेम्परेचर ले जाने में परेशानी क्या है। तो देखो, अभी तक जितने हमारे साइंटिस्ट लोग कर सके हैं डिस्कवरीज वगैरह, तो उसमें लगभग 125 केल्विन के आसपास तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि उससे भी कम हुआ, टेम्परेचर को ले जाना पॉसिबल हुआ, एक डेफिनेट लिमिट ही होता। बोलो कि अभी तक 4.2 दिखा रहे थे, तो वह सब लेबोरेटरी में होता है, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि बस एक प्रैक्टिकल यूज़ के लिए देखा गया कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यानी जब हम लोग टेम्परेचर को इतना तक लेकर के जाएंगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। और टेम्परेचर वहाँ तक अभी गया ही नहीं है। टेम्परेचर हार्डली कहाँ तक गया है, 125 केल्विन तक गया है। तो अब समझो, जैसे जैसे ये मान लेते हैं कि डिक्रीज होकर के और नीचे चला जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल के दुनिया में। ठीक है, तो यही एक लिमिटेशन है, यानी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करना अभी पॉसिबल नहीं हो सका। इस वजह से हम लोग नहीं देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, यानी डेली लाइफ में इसका यूज हो रहा है। तो लिमिटेशन में क्या लिख देंगे, ठीक है, कि दैट द मटेरियल्स, आगे में लिख लेना इसके कि मेजर लिमिटेशन इज़ दैट, लिख ही देता हूँ मैं, द मेजर लिमिटेशन in all applications is that the materials have to be kept at a very low temperature। ठीक है, और एट प्रेजेंट में जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक हम लोग लेकर के जा सके हैं, 125 केल्विन तक लेकर के जा सके हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके नीचे भी और टेम्परेचर को ले जाना पॉसिबल हुआ, तब हम लोग क्या देखेंगे, यानी बिलो दिस, अगर इस पर हम लोग और भी नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसके बिलो दिस विल प्रूव टू बी ए रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड, रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ठीक है, इसके नीचे और गया तो एक तरह का रेवोल्यूशन माना जाएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे, यानी देख सकेंगे कि हमारे घरों में जो लाइंस वगैरह भी आ रहा है, हम इलेक्ट्रिकल करंट जो आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई लॉस पावर का नहीं हो पा रहा है। ठीक है।
अगला टॉपिक जो आपका आता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, जो आप 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। आप कुछ समय तक आपको ऐसा लगा कि हाँ पहले का कुछ पढ़ा लिखा हम लोगों को अभी काम आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे कि कॉम्बिनेशन यानी जो रजिस्टर्स होता है उसको 3 तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है। फर्स्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सेकंड को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी कर लूँगा क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें टाइम लेना नहीं चाहूँगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उसको साथ में इस तरह से जोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं R1 है, R2 है, तो दोनों को साथ में ऐसे यहाँ पे जोड़ दिए। और मान लेते हैं R3 भी है, तो इसको भी इसके बगल में जोड़ दो। तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की 2-3 खास बातें क्या क्या है। तो सबसे पहला कि करंट का वैल्यू जो होता है सेम रहता है। करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। यानी जब करंट यहाँ से मान लेते हैं कि I निकला तो पूरे तार में करंट का वैल्यू क्या रहेगा, I ही रहेगा। यानी हर जगह करंट का वैल्यू कितना, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी, यानी पूरे तार में एक ही सिंगल तार ही है तो करंट का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा इसमें क्या पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर के क्रॉस में अलग रहता है, ठीक है। इसके क्रॉस में मान लेते हैं R1 के क्रॉस में V1 है, इसके क्रॉस में मान लेते हैं कि V2 है, इसके क्रॉस में मान लेते हैं कितना है, V3 है, ठीक है। ये टोटल V था, तो V कितना कितना हो गया, V1 V2 V3 में। सब 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो तीसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये कैसे टूट गया, V1 + V2 + V3 में, ठीक है। अब V बराबर क्या पढ़े हो ओम्स लॉ से, IR। V बराबर कितना पढ़े हो, IR। तो इसका यूज कर लोगे तो V की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, IR बराबर V1 बराबर I R1। अब IR1 क्यों लिखे, I1 R1 क्यों नहीं, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, ठीक है। प्लस V2 के लिए कितना लिख लेंगे, IR2 प्लस V3 के लिए IR3। I कॉमन है तीनों में तो कॉमन कर लोगे तो R बराबर कितना, I कॉमन कर लोगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। यानी जब भी हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली सबको क्या कर देते हैं, बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं R सीरीज या R टोटल या R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको टोटल रेजिस्टेंस बोला जाता है, R टोटल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे R टोटल लिखे हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस जब भी निकालना हो, यानी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है इस तरह से सर्किट 2 है, 4 है, 5 है, तो क्या करेंगे, सबको डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस के लिए जोड़ देंगे। 2 + 4 + 5 जो भी आएगा, 5 और 9 2 11 ओम, वही आपका सीरीज़ में आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, ये बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक्चुअली में 12th क्लास में बताने लायक नहीं है क्योंकि आपने 10th में इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता है, ठीक है। तो सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बस इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो मान लो कि भूल गए होगे तो यहाँ पे आपको रिकैप हो जाएगा। तो पैरेलल किस तरह से बोलते हैं, तो जब इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिए प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे करंट अगर I निकलता है, ये I, अब यहाँ से तीनों तार में करंट जाएगा तो इसमें मान लेते हैं कि I1 चला गया, इसमें मान लेते हैं I2 चला गया, इसमें मान लेते हैं I3 चला गया, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट ही डिवाइड कर जा रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या देख सकते हैं कि करंट डिवाइड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस PD रिमेंस सेम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसके क्रॉस भी भी, और इसके क्रॉस भी, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है।
तो वहाँ पे यानी पहला पॉइंट में क्या देखें कि करंट की वैल्यू क्या होता है, हर एक तार में जाएगा तो हर तार में अलग अलग होगा। दूसरे में क्या देख लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हर जगह क्या रहता है, क्योंकि दो टर्मिनल है, एक यह टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, एक ही रेजिस्टेंस है। तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट की वैल्यू, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, तो वहाँ पे V अलग हो रहा था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखे थे। यहाँ पे I अलग अलग हो रहा है, तो टोटल करंट हम लोग I दे रहे हैं, ये I1 I2 I3 में टूट जा रहा है, यानी I बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I बराबर V बराबर कितना था, IR, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R, तो I की जगह लिख लेंगे V अपॉन R, सॉरी R ये पैरेलल में है तो P लिख सकते हो। I1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस I2 की वैल्यू पोटेंशियल V है, और ये R2 I3 की वैल्यू V अपॉन कितना हो जाएगा, R3, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो V को कॉमन कर लोगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कितना, 1 अपॉन R पैरेलल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से जितना सारा है सबको आपस में ऐसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल के लिए। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। बोलो कि इतना ही आप 10th में पढ़े थे, इतना ही 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो नहीं, 12th में थोड़ा सा आपको और भी मिलेगा कुछ, देखते चलिए आगे क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि सीरीज़ की केस में हम लोग क्या कर देते हैं, बस सिंपली ऐसे ही ऐड करते जाते हैं, जहाँ तक है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबको आपस में ऐसे ही ऐड कर देते हैं। N है तो N तक उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इफ़ ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम वैल्यू, इफ़ ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ सेम वैल्यू, अगर मान लेते हैं सबका वैल्यू सेम है तब क्या होगा, सब R ही है, R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना हो जाएगा उस समय, R सीरीज में सबको जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 2R, 3 जोड़ेंगे 3R, N को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा NR, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं पैरेलल की केस में लेकर के चलते हैं, तो 1 अपॉन R पैरेलल बराबर कितना था, 1 अपॉन R1, यानी सब रजिस्टर्स की वैल्यू सेम रहेगा तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, 1 अपॉन R N तक सबको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो 2 को जोड़ेंगे 2 बटा R, 3 को जोड़ेंगे 3 बटा R, N को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, N अपॉन R, 1 बाई R पैरेलल की वैल्यू, यहाँ से R पैरेलल भी निकाल सकते हो, तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, R अपॉन N लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम बोलोगे इतना ही 10th में भी पढ़े, तो हाँ देखो इतना सीरीज और पैरेलल का ऐसा थोड़ी ना है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है, थ्योरी आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो तीसरा में हम लोग लेकर के चलते हैं मिक्स्ड। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, यानी सीरीज प्लस पैरेलल बराबर मिक्स्ड। जैसे मान लेते हैं कि यह है, ये दोनों सीरीज में है, मान लेते हैं आगे में जाकर के ऐसे 2 रजिस्टर और कनेक्ट कर दिया है, एक और कनेक्ट कर दिया है ऐसे, तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो यह दोनों देख रहे हैं किस चीज़ में है, सीरीज में है, यह दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में एगो वैल्यू कुछ आएगा इसका, फिर ये सब आपस में सीरीज में हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो चारों आपस में सीरीज में हो जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर में हो जाएगा, क्वेश्चन आपको बहुत सारा करवाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप अगर देख रहे हो तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। आप कुछ भी जो भी आपको पूछना है आप फ्री हो पूछने के लिए, बोलने के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में उसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज इस तरह से दिया गया है, मान लेते हैं ऐसा है, ये ऐसे दे रखा है। अब इसमें आपसे बोल देगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ऐसे ऐसे दे दिया पॉइंट। तो देखो तो यह दोनों सीरीज में पहचानने का नियम बहुत ही सिंपल है।
जहाँ पे आपको लगे कि सीरीज में या पैरेलल में नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस 2 या 3 या 4 जितना भी रेजिस्टेंस के लिए लग रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यह तीनों के लिए लग रहा है कि सीरीज में हो सकता है, तो उसको काट लो, काट करके जैसे यहाँ से काट लो और यहाँ से काट लो। अगर काटने के बाद कुछ लटकता नहीं है तो समझ लेना कि वो सीरीज में है। देखो यहाँ से इसको काट लो, यहाँ से इसको काट लोगे तो ये लटक जाएगा इधर, यानी ये सीरीज में नहीं है तीनों। हाँ, लेकिन इसको यहाँ से काटते हो, इसको यहाँ से काटते हो, आप दोनों को ऐसे पकड़ के टांग लो, देखो कोई नहीं लटकेगा, इसके बीच में लटकने वाला कोई नहीं है, यानी यह दोनों किस चीज़ में है, सीरीज में है। और फिर यह इसके साथ किस चीज़ में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये मान लेते हैं 4 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, तो यह दोनों सबसे पहले किस चीज़ में हो गया, सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, यानी 2 + 2 4। इसका मतलब इसका अगला फिगर जो होगा वो यह हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग उस 2 और 2 के जगह कितना लिख सकते हैं, 4। अब इसको अच्छे से देखो तो ये फिगर ऐसा ही है ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। तो यह अब ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में हो जाएगा तो 1/4 + 1/4, 1/r पैरेलल की वैल्यू तो 2/4। 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/2। तो यहाँ से r पैरेलल का वैल्यू कितना, ये 1/2 हो जाएगा, उल्टा कर दो तो r पैरेलल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्लियर है। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए होगा। अभी और थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, तब एक ही बार किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसको पूरी अच्छे तरीके से आप लिख लो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स आपको तैयार हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।